लास्ट क्लास हम लोगों ने पढ़ा था, रोलिंग पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। तो रोलिंग में हमने तुम लोगों को एक दो चीज़ें कंसेप्ट बताई थी कि एक इक्वेशन लिखना है रोलिंग का, प्योर रोलिंग की कंडीशन का, दूसरा लॉज ऑफ मोशन से इक्वेशन लिखना है, एंड तीसरा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो आज हम लोग रोलिंग खत्म कर रहे हैं और ये चैप्टर ही खत्म कर रहे हैं। लिखिए रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, हेडिंग दीजिए रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन या प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन, प्योर रोलिंग on inclined plane, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो ये मान लीजिए कोई इंक्लाइन प्लेन है, इसकी इंक्लिनेशन थीटा है, एंड दिस इज रफ इंक्लाइन प्लेन, रफ इंक्लाइन प्लेन। इसके ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी मे बी रिंग और डिस्क और ए स्फीयर, जिसका मास m है, m मास का स्फीयर है, रेडियस r है। इसको मैंने रिलीज कर दिया फ्रॉम रेस्ट। जैसे ही से रिलीज करूंगा ये एक्सेलरेशन a से नीचे आ रहा है, लेकिन थोड़ा हेडिंग देख लीजिए। मैंने बोला प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन, मतलब मोशन प्योर रोलिंग से ही शुरू हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रहा है, प्योर रोलिंग से ही मोशन शुरू हो रहा है। अगर ये a से नीचे आ रहा है और अल्फा से रोटेट कर रहा है, अल्फा से, अल्फा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, r रेडियस का स्फीयर है, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो a की वैल्यू सबसे पहले r अल्फा होगी, बिकॉज ऑफ प्योर रोलिंग में सरफेस रेस्ट में है, सरफेस रेस्ट में इंक्लाइन प्लेन, रेस्ट में इंक्लिनेशन थीटा है। नाउ अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो दिस इज mg sin थीटा, याद होगा लॉज ऑफ मोशन, दिस इज mg cos थीटा। मैंने कल भी बताया था, पिछले क्लास, कि फ्रिक्शन प्योर रोलिंग में स्टैटिक नेचर का लगता है और एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, कितना लगेगा ये पता नहीं, बट पीछे लगेगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बताई जा सकती है कितनी लगेगी, वो 0 से लेके म्यू टाइम्स नॉर्मल के बीच में कुछ भी लग सकता है। इक्वेशन लिख रहा हूँ। सबसे पहला इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन से, याद कीजिए पिछले क्लास रटाया था मैंने। द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन विल बी mg sin थीटा माइनस f इज इक्वल्स टू mm, लॉज ऑफ मोशन से mg sin थीटा माइनस f। एंड दूसरा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास फ्रिक्शन का होगा, क्योंकि नॉर्मल का टॉर्क 0 होगा, mg का टॉर्क 0 होगा, mg का फ्रिक्शन का होगा। फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क पढ़ा चुका हूं, फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू I अल्फा, I अल्फा। ना अल्फा की जगह लिख सकता हूं मैं, अल्फा की जगह a by r, hence फ्रिक्शन की जगह I into a by r square। प्लीज मेमोराइज दिस, इन दोनों को ऐड करने पर एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो दिस इज द प्योर रोलिंग कंडीशन, दिस इज द लॉज ऑफ मोशन, एंड दिस इज द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब आप समझ लीजिए कि फ्रिक्शन पीछे क्यों लगाया, एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट। फ्रिक्शन की वैल्यू मैंने म्यू टाइम्स नॉर्मल क्यों नहीं लिखा, बिकॉज स्टैटिक नेचर का फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। कैसे प्योर रोलिंग में बता चुका हूं, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन स्टैटिक नेचर का होता है। अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1, सेकंड एंड थर्ड को, क्योंकि 1 का यूज कर चुका हूं, इक्वेशन 1 का यूज कर चुका हूं, क्योंकि अल्फा की जगह मैंने a by r रख दिया है। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन, देखिए फ्रिक्शन का वैल्यू यहां रख दीजिए, hence the value for acceleration is mg sin theta upon m plus I by r square। प्लीज आप डेरिवेशन याद रखें न रखें, ये जरूर आप रट जाए, मेमोराइज कर लीजिए। मैं बोल रहा हूं इसे मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि कहीं भी डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा आपसे मेंस तक में, ये आपको याद रखना है। mg sin theta upon m plus I by, this is the acceleration of any body, any configuration doing pure rolling on inclined plane. This is the value of acceleration of a configuration, maybe a ring, maybe a disc, maybe a sphere, doing pure rolling on inclined plane, doing pure rolling on inclined plane. mg sin theta upon m plus I by r square, mg sin theta upon m plus I by r square। Now friction की वैल्यू निकाल सकते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू I into, देखो I into a by r square, तो a का वैल्यू रख दो, तो this is mg sin theta upon m plus I by r square
इंटू आई बाई आर स्क्वायर, इंटू आई बाई आर स्क्वायर, ऐसे याद रखो। या तो तुम लोग आई बाई आर स्क्वायर से डिवाइड भी कर सकते हो ऊपर नीचे, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, दिस इज एम जी साइन थीटा, आई बाई आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो दिस विल बिकम एम आर स्क्वायर बाई आई प्लस 1। ये भी याद रखना है। कैसे याद रखना है? आई डोंट नो, तुमको याद करना पड़ेगा क्योंकि तुमको पेपर देना है तो याद करना पड़ेगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग, दिस इज द एक्सेलरेशन इन प्योर रोलिंग। प्लीज प्लीज इसे मेमोराइज करके एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। कोई तुमसे पूछे रिंग पे फ्रिक्शन कितना लगता है इफ इट इज डूइंग प्योर रोलिंग, दिस इज mg sin थीटा प्लस mr स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, तो आंसर इज mg sin थीटा बाय 2। कैसे? दिस विल बिकम 1, कैसे? i की जगह mr स्क्वायर कट गया बच्चों, तो दिस इज 1 + 1 2 mg sin थीटा बाय 2। क्लियर? ये आप ये दोनों फार्मूला रखे जाना। एक और फार्मूला बताऊंगा और वो होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इतना जल्दी से लिखिए, जल्दी से, ठीक है? मिटा रहा हूं इसे, ठीक। तो ये दो फार्मूला तो रखे जाना है भाई। एक और फार्मूला है जिसे आपको मेमोराइज करना है, वो रहा वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट, मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है? चलिए इधर देखिए, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू कैसे निकालेंगे? तो देखिए म्यू का वैल्यू निकालने के लिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू निकालने के लिए आई विल टेक हेल्प ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो म्यू टाइम्स mg, म्यू टाइम्स नॉर्मल must be greater than equal to mg sin theta, sorry म्यू टाइम्स mg cos theta, because normal यहाँ mg नहीं है, तो mg sin theta upon mr square by I plus 1, where I is the moment of inertia about center of mass। mg term cancel, hence the mu minimum होगा इक्वल वाला is equals to tan theta sin theta by cos theta, tan theta upon mr square by I plus 1। तो गाइस आपको तीन फार्मूला अब रटना है, इसके अलावा कोई भी चीज रखने को नहीं बोलूंगा। आप कैसे भी याद रखिए, मैं नहीं बता सकता कैसे याद रखना है। One is the value of acceleration mg sin theta upon m plus I by r square. Second is the value of friction in pure rolling, that is mg sin theta upon 1 plus mr square by I, right? And third is the coefficient of friction tan theta upon 1 plus mr square by I। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला याद रखे जाना है। एग्जामिनेशन में ऐसे एग्जांपल आए, फाइंड द मिनिमम
कोएफिशिएंट, इस तरह का न्यूमेरिकल है, ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर a ring doing pure rolling on inclined plane of 45-degree inclination. Find the minimum coefficient of friction for a ring doing pure rolling on inclined plane of 45-degree inclination. 45-degree inclination का inclined plane है, आपको बताना है कि म्यू का वैल्यू रिंग के लिए अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्लियर है कि अलग अलग म्यू आएगा। भाई कैसे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग, ये जनरल फार्मूला, तीनों फार्मूला जनरल फार्मूला है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई? हेंस म्यू का वैल्यू इस फार्मूला में रख देंगे, tan 45 डिग्री अपॉन mr स्क्वायर अपॉन mr स्क्वायर प्लस I, mr स्क्वायर बाई mr स्क्वायर 1, दिस इज 1 by 2, answer is 0.5. The answer will be different for different bodies. Like रिंग की जगह अगर मैं डिस्क बोल दूं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा mr स्क्वायर बाई 2, तो ये हो जाएगा 1/3। तो अलग अलग बॉडीज के लिए अलग अलग आएगा, बट ये तीन फॉर्मूला याद करके जाना है। ठीक है, जल्दी से लिखिए, कुछ और पॉइंट्स भी बताना है मेरे को। ये तीन फॉर्मूला याद रखना है, हाँ भूलना नहीं। और किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग का न्यूमेरिकल आए तो भी वही याद रखना है जो पिछले क्लास बताया था। वन इक्वेशन प्योर रोलिंग का, अगर प्योर रोलिंग करना है बॉडी को, दूसरा लॉज ऑफ मोशन से इक्वेशन, और तीसरा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। वो तरीका बहुत अच्छा है। ये अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड दिस इज ICM। अगर आपको लिखना है तो ICM लिख सकते हो, बट I का मतलब यहाँ पर ICM है क्योंकि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखा गया है। ठीक है, मिटा दें। वेरी इंपॉर्टेंट नोट जो सबको याद रखना है, नोट याद रखना है, ये प्लीज याद रखना है नोट। ये in pure rolling work done by friction is always zero, is always zero. In pure rolling work done by friction is always zero. ये जरूर याद रखना है, इन प्योर रोलिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा जीरो होता है प्योर रोलिंग में, याद रखना है।
प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा 0 होता है, याद रखना है। तो क्वेश्चन ये है कि मान लो ये कोई स्फीयर है या कोई कॉन्फ़िगरेशन है, मैं जनरलाइज कर देता हूँ। ये h हाइट नीचे आने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, आपका क्वेश्चन है कि जब ये स्फीयर यहाँ आता है तब इसके सेंटर ऑफ मास की हाइट h हो गिर जाती है। आई मीन इफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर डिसेंड्स बाय हाइट h, अगर ये सेंटर ऑफ मास स्फीयर का अगर h हाइट नीचे आता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर अगर h हाइट नीचे आता है तो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये जनरलाइज कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। आई मीन जो फार्मूला निकालने जा रहा हूं वो देखो ये क्रैश कोर्स से थोड़ा जल्दी बताता हूं मैं, लेकिन फार्मूला मैक्सिमम केसेस में मैं डिराइव भी कर दे रहा हूं। तो हम लोग लिखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा चुका हूं, लॉस ऑफ पोटेंशियल mgh, गेन इन काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी दो तरह का होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो mgh इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है। ये मैं कुछ देर में बता देता हूं, वैसे बहुत आसान है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी समझाना। ओके, तो मैं आई वाज डीलिंग विद द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है। मैं बता भी देता हूं, यहां लिख देता हूं मैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, बट प्योर रोटेशन में v का वैल्यू r ओमेगा बताया था। प्योर रोटेशन में v का वैल्यू r ओमेगा, तभी तो L इक्वल्स टू I ओमेगा प्रूफ किया था। तो लिख सकते हो हाफ m v की जगह r ओमेगा, दैट इज r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, and mr square is the moment of inertia, hence this is half I omega square। इतना ही सिंपल है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में ये फार्मूला याद रखना है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर। नाउ अब ये बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है, प्योर रोलिंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0। प्योर रोलिंग कर रहा है तो a का वैल्यू r अल्फा होगा, v का वैल्यू r ओमेगा होगा। तो जब ये यहां आएगा तो बॉडी को वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी v होगा, दो वेलोसिटी होगी, ट्रांसलेशनल v एंड रोटेशनल v। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी v है, रोटेशनल ओमेगा है, v का वैल्यू r ओमेगा होगा। तो जब ये h हाइट नीचे आएगा तो लॉस ऑफ पोटेंशियल गेन इन काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब आप ओमेगा की जगह v बाय r लिख सकते हो, ये तो मैंने रफ वर्क बता दिया। इक्वेशन नंबर 1 ये रहा एंड इक्वेशन नंबर 2 ये रहा, v is equals to r ओमेगा। इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करके v निकल जाएगा, वो रखने के लिए मैं बताऊंगा। इसे 2 मिनट के अंदर लिख के दिखाना है, ठीक है। डेरिवेशन बताना पड़ रहा है कहीं कहीं, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे, ठीक है। केवल फार्मूला भी नहीं बताया जा सकता है। तो mgh is equals to half mv square plus half I omega square, v की जगह r ओमेगा। दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। याद रखना है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशनल हाफ mv स्क्वायर। जो चीजें आपको दिख रही है उसे याद रखना है। हाँ, जल्दी से लिखिए प्लीज। ये याद रखना है नोट, प्योर रोलिंग में, रोलिंग में नहीं, प्योर रोलिंग विदाउट स्लिपिंग में वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0। तो सॉल्व कर सकते हैं आराम से। कैसे? I की जगह mr स्क्वायर और ओमेगा की जगह v स्क्वायर। इक्वेशन 1 एंड 2 यहां लिख रहा हूं मैं, यहां देखिएगा प्लीज।
इक्वेशन 1 एंड 2 से द वैल्यू फॉर v इज इक्वल्स टू, देखिए 2gh अपॉन 2 मल्टीप्लाई किया, m कैंसिल हो गया, 1 प्लस i के जगह mr स्क्वायर, m कैंसिल हो गया, तो दिस इज mr स्क्वायर, तो r स्क्वायर यार i की जगह mr स्क्वायर, देखो mr स्क्वायर या mr स्क्वायर रिंग के लिए होगा, केवल i रहने दो, अगर जनरलाइज कर रहे हो तो रिंग के लिए mr स्क्वायर, रिंग लिया था, अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं, तो i की जगह i ही रहने दो, ठीक है, i की जगह i ही रहने दो, नहीं तो तुम अगर mr स्क्वायर लिखोगे दैट फार्मूला विल बी ओनली फॉर रिंग। नाउ i की जगह i रहने दो और ओमेगा स्क्वायर की जगह v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, दिस इज i बाय mr स्क्वायर, क्योंकि मैंने m का टर्म कैंसिल करा है तो m से डिवाइड करना होगा, तो दिस इज द फार्मूला, जिसे आप याद रख सकते हो कि दिस इज द वेलोसिटी व्हेन एनी कॉन्फ़िगरेशन, एनी बॉडी under pure rolling has descended by a height of h on inclined plane, अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, रिंग, डिस्क, स्फीयर, कुछ भी अगर प्योर रोलिंग कर रहा है और वो h हाइट नीचे आ रहा है प्योर रोलिंग करते हुए किसी इंक्लाइन प्लेन से या किसी भी सरफेस से h हाइट नीचे आ रहा है, चाहे वो सरफेस जिगजैग ही क्यों ना हो, क्योंकि इसमें थीटा का कोई यूज नहीं है, then the velocity translation will be under root 2gh 1 plus I about center of mass upon mr square, where m is the mass of the body, r is the radius. इसे भी याद कर सकते हैं, this is your fourth and the last formula, that is all about pure rolling on inclined plane। इसमें जो मन वो क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, बट प्योर रोलिंग का होना चाहिए, जल्दी से लिखो प्लीज। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, फिर से एक बार बोल दूं कि दिस इज द translational velocity या speed when a body has descended by a height of h on any surface under pure rolling, clear please। ये चार फार्मूला रट्टा मारना है, चार फार्मूला को रट्टा मारना है, ठीक है, चलो ऐसा करता हूं मैं, एक न्यूमेरिकल करता हूं, नोट हो गया होगा। तो एग्जाम्पल, टेन मीटर हाइट से एक स्फीयर जिसका मास 2 किलोग्राम है और रेडियस 10 सेंटीमीटर है, रिलीज किया गया है। दिस इज ए स्फीयर लिख देता हूं मैं, समझ लेना, स्फीयर मास 2 किलोग्राम रेडियस 10 सेंटीमीटर को रिलीज किया गया है। एंगल दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसे प्योर रोलिंग। तो अंडर प्योर रोलिंग, क्वेश्चन आपका अंडर प्योर रोलिंग फाइंड द स्पीड with which a sphere arrives at bottom। ये आपका क्वेश्चन है अंडर प्योर रोलिंग, ठीक है, अंडर प्योर रोलिंग। कितना आसान है, देखिए कितना लिखेंगे, सॉल्यूशन इसका देखिए, अगर आपको याद है तो टाइम कम लगेगा। v is equals to under root 2, g के जगह 10 लिखा है, h के जगह 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर upon 1 plus I is the moment of inertia about center of mass, 2/5 m, r square 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 का पावर -2 का स्क्वायर, 2/5 mr square upon mr square, that is 2 into 10 into 10 का पावर -2 का होल स्क्वायर। तो गाइस मास का टर्म कैंसिल, 2/5 और r स्क्वायर का भी टर्म कैंसिल, दिस इज 200 upon 1 plus 2/5, that is
7/5, that is 1000, नहीं समझ में आया, 1000, that is, अरे देख लो भाई, 1000 divided by 7 का होल अंडर रूट, that is 10 under root 10/7 मीटर पर सेकेंड। अरे क्यों ना न्यूमेरिक यार, ये वैल्यूज रखा हूं मैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, जल्दी जल्दी। अलग अलग बॉडीज का अलग अलग वेलोसिटी होगा। फिर एक और न्यूमेरिकल आता है कि 3 बॉडी एक ही जगह से रिलीज किया गया, एक ही लेवल से, रिंग, अ डिस्क एंड अ स्फीयर, which body will arrive the bottom first, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया हूं, mg sin थीटा अपॉन m प्लस आई बाई, हाँ वही, उससे निकाल लेंगे, ठीक है, जल्दी से। मैं उसको भी लिखा देता हूँ, डोंट वरी प्लीज, जल्दी से। तो मैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा था कि ऑन एन इंक्लाइन प्लेन 3 कॉन्फ़िगरेशंस, 3 कॉन्फ़िगरेशन को साइमल्टेनियसली एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल से और एक ही लेवल से रिलीज कर दिया गया। ये 4 को ऐसे बोले, इंक्लाइन प्लेन है, वन इज द रिंग, सेकंड इज द डिस्क, ऐसे। तो इन 4 कॉन्फ़िगरेशन, 3 कॉन्फ़िगरेशन को एक साथ रिलीज कर दिया गया, which will arrive the bottommost point first if all of them are able to do pure rolling। इतना फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इज सो मच सफिशिएंट, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि ये तीनों प्योर रोलिंग कर सकता है, ये तीनों प्योर रोलिंग सरफेस पे कर सकता है। समझा करो, फारसी नहीं बोलता मैं, क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर 3 कॉन्फ़िगरेशन है, वन इज रिंग, सेकेंड इज डिस्क, थर्ड इज द हॉलो स्फीयर, या एक 4 भी ऑप्शन दे देगा क्योंकि 4 ऑप्शन बनाना है, तो एक स्फीयर दे देगा, एक हॉलो स्फीयर, एक रिंग और एक डिस्क। बोलेगा 4 को एक ही लेवल ऑन इंक्लाइन प्लेन से रिलीज किया गया और चारों के चारों प्योर रोलिंग कर सकते हैं, इतना फ्रिक्शन है। तो बताइए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले पहुंचेगा एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। तो इसके लिए ना बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इडियट्स। तुम लोग क्या करेगा, जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा दैट कॉन्फ़िगरेशन विल रीच द बॉटम फर्स्ट। तो विच कॉन्फ़िगरेशन विल रीच द बॉटम फर्स्ट, मैं क्वेश्चन लिख भी नहीं रहा हूं, बताऊंगा भी नहीं मैं, ठीक है तुम लोग। तो विच कॉन्फ़िगरेशन विल रीच द बॉटम फर्स्ट, तो we'll find the acceleration by the formula mg sin theta upon 1 plus m plus I by r square।
मास का टर्म कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आई लिखना होगा, एक बार रिंग के लिए, एक बार डिस्क के लिए, एक स्फीयर के लिए, एक हॉलो स्फीयर के लिए लिखना होगा। जैसे ही लिखेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम टाइम में पहुंचेगा, जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा वो सबसे कम टाइम में पहुंचेगा। नाउ पूछेगा कि तीनों में से किसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी, तो जिसका मैंने आज स्पीड का भी फॉर्मूला बताया था, √2gh अपॉन करके अभी तो बताया, √2gh अपॉन 1 + I/mr², अभी I/mr²। तो जिसका स्पीड ज्यादा हो निकल जाएगा अपने आप उस फॉर्मूला में। नाउ पूछेगा सबसे पहले कौन पहुंचेगा, जिसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो बता ही दिया, हो जाएगा ना। मैं नहीं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चंस, क्योंकि आपको ये अब आता है, पहले आता हो या नहीं मैंने नहीं मालूम, लेकिन अब आता है। ये सॉल्व करूं मैं, 4 बॉडीज लेके टाइम पास करूं मैं, क्लियर? ओके। तो प्योर रोलिंग इंक्लाइन प्लेन में याद रखना है 4 फार्मूला, एक एक्सेलरेशन का फार्मूला, फ्रिक्शन का फार्मूला, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के मिनिमम वैल्यू का फार्मूला, एंड स्पीड का फार्मूला नीचे पहुंचने का। एक नोट याद रखना है, क्या था नोट? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन प्योर रोलिंग इज ऑलवेज 0, दैट्स ऑल। हम लोग अब पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, एंड हम लोग फिर एक पुली को मासलेस नहीं मानेंगे तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो पहले पुली वाला मैं लेकर बता रहा हूं, ठीक है? ये क्लियर हो गया? मैं ये लिखना नहीं, आप समझ गए क्या है क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूं कि जब पुली मासलेस नहीं हो और वो रोटेट कर रहा हो तो दोनों तरफ टेंशन सेम नहीं होता है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। प्लीज मैं पहले क्वेश्चन से समझा रहा हूं। याद कीजिए लॉज ऑफ मोशन, पुली अगर मासलेस होता है तो दोनों तरफ टेंशन सेम होता था रस्सी के, या पूरे रस्सी में टेंशन सेम होता था। यहां पर कुछ केस अलग होगा, देखिएगा ध्यान से, एग्जाम्पल से समझने का कोशिश कीजिएगा इसको। इसका थ्योरी कोई हेडिंग नहीं देना है, आपको एग्जाम्पल से समझना है। मान लीजिए कोई पुली है, इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है अबाउट सेंटर, दिस हिंज एंड रेडियस R है। ये पुली सीलिंग से ऐसे बंधा हुआ है एंड इसके ऊपर से रस्सी पास हो रहा है, मासलेस स्ट्रिंग मासलेस है। रस्सी के दोनों एंड से 2 ब्लॉक अटैच है। याद कीजिए लॉज ऑफ मोशन में ये सबसे आसान न्यूमेरिकल हुआ करता था, बट आज ये थोड़ा सा टिपिकल होगा, ज्यादा लेंथी नहीं होगा क्योंकि पुली मासलेस नहीं है। Moment of inertia about O is given I, ऐसे लिख दिया हूं मैं, moment of inertia about O is I moment of inertia about O। M1 M2 दो मासेस हैं, पुली रस्सी मासलेस है, स्ट्रिंग इज मासलेस बट पुली इज नॉट मासलेस। मान लीजिए M1 M2 से ज्यादा है, लेट कोई एक तो मानना पड़ेगा ना, कोई एक मास को हेवी मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों सेम मास का होगा तो रेस्ट में रहेगा। M1 M2 से ज्यादा है, तो आपको बताना है कि इन दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी और पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। ध्यान से कोशिश कीजिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार में समझने को कोशिश कीजिएगा। 3 थ्योरी मैंने बोला था फिर से यूज करना है, एक प्योर रोलिंग का, दूसरा लॉज ऑफ मोशन का, तीसरा टॉर्क का। चलिए शुरू हो जाते हैं। मान लीजिए एक्सेलरेशन A से नीचे आ रहा है, सब कोई सुनेगा, ये एक्सेलरेशन A से नीचे आ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन A से ऊपर जाएगा। ये एंगुलर देखो, ये कैसे, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज सेंस में घूमेगा। सेंस केवल पुली का नहीं होना चाहिए, सेंस आपका भी होना चाहिए, कॉमन सेंस, कि ये क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज। यस, वेरी गुड, समझ गया तुम लोग। ये कैसे, डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, क्लॉकवाइज घूमेगा। नाउ रस्सी एंड पुली के बीच में कोई स्लिपिंग ना हो, फिसले नहीं रस्सी। ऐसा हो सकता है कि पुली घूमे नहीं, ऐसा हो सकता है हमारे डे टू डे लाइफ में होता है कि पुली घूमे नहीं लेकिन रस्सी फिसल जाए। अगर पुली हाईली स्मूथ हो और पुली को मैं पकड़ लेता हूं ऐसे, नीचे से ऐसे पकड़ लिया, इसको नीचे से ऐसे पकड़ लिया, और ये मास हेवी है तो रस्सी, ये ब्लॉक नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, रस्सी फिसलेगा आराम से। बट ऐसा नहीं है, पुली भी रोटेट कर रहा है और उतना ही रोटेट कर रहा है जितना ये रस्सी घूम रहा है। तो जितना ये घूमेगा, जैसे ये घूमेगा वैसे ही रस्सी नीचे आएगा और एकदम
साथ में आएगा, इसका मतलब कि ए का वैल्यू आर अल्फा होगा। कैसे? इस जगह की एक्सेलरेशन ऑफ दिस स्ट्रिंग, प्लीज रस्सी की एक्सेलरेशन इस जगह की एक्सेलरेशन रस्सी की एक्सेलरेशन इस जगह की रस्सी की एक्सेलरेशन ए है और अल्फा से घूम रहा है तो a इज इक्वल टू आर अल्फा। कैसे? रस्सी और पुली के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, नो रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, हेंस a इज इक्वल टू आर अल्फा, क्योंकि जितना ये घूमेगा उतना ही रस्सी। अच्छा, आप कॉमन सेंस आप लगाइए, कभी रस्सी को पुली से लपेट दीजिए और आप ऐसे मान के चलिए कि मैं पुली को घुमाऊंगा तो रस्सी अनविंड होगा, ऐसा केस है। हालांकि रस्सी को लपेटा नहीं हूं मैं, लेकिन जितना पुली घूमेगा उसके अकॉर्डिंग ही रस्सी नीचे आएगा। मतलब देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली, ये घुमा अनविंड हुआ नीचे आया। a इज इक्वल्स टू आर अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा सबसे बड़ी बात जो इस चैप्टर का नया है वो ये है कि रस्सी के दोनों तरफ टेंशन सेम नहीं होता है। यही सीखना है, यही नया है। यही अगर पुली मासलेस होता है तो दोनों तरफ टेंशन सेम होता है। आपको यही समझना है, दिस इज द न्यू थिंग फॉर दिस क्वेश्चन। T1 T2 से ज्यादा होगा। T1 T2 से इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो T1 जब इस पुली को ये रस्सी घुमाएगा क्लॉकवाइज, मैं जो पुली का एफबीटी बनाऊंगा बता दूंगा, लेकिन इधर T1 इधर T2, इधर T1 इधर T2, ये भी बता दूंगा T1 T2 से ज्यादा क्यों होगा। पहले ये बताइए, इधर T1 इधर T2, ये नीचे आ रहा है तो लॉज ऑफ मोशन का ये सबसे आसान न्यूमेरिकल होता है। नीचे आ रहा है तो क्या लिखेंगे? mg माइनस t इज इक्वल्स टू ma, इक्वेशन नंबर 2, लॉज ऑफ मोशन। दूसरा ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो t2 माइनस mg इज इक्वल्स टू m2। t2 अरे ऊपर जा रहा है तो t2 मस्ट बी ग्रेटर देन mg, तो t2 माइनस m2g, आई एम रियली सॉरी, नीचे m2g, T2 minus M2G is equals to M2A। ठीक, T2 minus M2G is equals to M2A। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था एक प्योर रोलिंग के लिए, दूसरा लॉज ऑफ मोशन के लिए, तीसरा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ द पुली का एफबीटी। ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, मैंने तो इतना नहीं पढ़ाया जाता है क्रैश कोर्स में फॉर्मूला। पुली का एफबीटी, पुली को गौर से देखिए, इधर ये टेंशन T1 है और ये T2 है। याद कीजिए, जिधर स्ट्रिंग उधर टेंशन। यहाँ एक टेंशन कुछ और होगा, T डैश। ये T1 प्लस T2 नहीं होगा। इस पुली का एक अपना वजन भी होगा, कैपिटल Mg। नॉट इंटरेस्टेड। अगर मेरे से कोई T डैश पूछेगा, T डैश, तब मेरे को Mg की जरूरत पड़ेगी। एक बार में समझ लो, और मैं बहुत कोई फारसी और कोई दूसरा लैंग्वेज दूसरे तरह से आया नहीं, चाइनीज तो बोल नहीं रहा हूँ। T डैश ऊपर है इडियट्स, T1 नीचे है, T2 नीचे, Mg नीचे है, then the value of T dash will be T1 plus T2 plus Mg। अगर कोई पूछे तो, लेकिन मेरे को तो निकला है टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब समझ लेना कि T1 T2 से ज्यादा कैसे है। T1 कैसे घुमाना चाहेगा पुली को, गौर से देखो। तुम R क्रॉस F से भी निकाल सकते हो। R क्रॉस O के अबाउट टॉर्क लेके देखो, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो T1 का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, इनवर्ड होगा, एंड T2 घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। T1 को खींचो, अगर ज्यादा तकलीफ है तो T1 घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज, T2 घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो T1 का टॉर्क ज्यादा होगा, T2 का टॉर्क कम होगा, तो T1 का टॉर्क ज्यादा होगा इडियट्स। तो T1 into R, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज रेडियस। अरे ये देखो 90 डिग्री है ये रेडियस, एंड T2 का टॉर्क नेगेटिव लेंगे क्योंकि T1 घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज और घूम भी रहा है क्लॉकवाइज, तो माइनस T2 into R। अरे इतना तो क्लियर है कि ये वाला टेंशन और ये वाला Mg टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, केवल T1 प्रोड्यूस करेगा एंड T2। T1 का पॉजिटिव लिया हूं, T2 का नेगेटिव, इज इक्वल्स टू I अल्फा, टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा, हेंस T1 माइनस T2, देखते जाना आराम से, इज इक्वल्स टू I into अल्फा के जगह A by R, और इधर वाला R भी इधर ले गया तो R स्क्वायर। ये होता है तरीका, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसलिए इसे सॉल्व किया हूं क्योंकि इसका जनरल फार्मूला दूंगा तो होगा क्या कि वही एक न्यूमेरिकल होगा, दूसरा न्यूमेरिकल में आप इक्वेशन लिख ही नहीं पाएंगे।
इसलिए मैं सॉल्व किया हूँ। ये पता होना चाहिए टीचर को कि केवल जनरल फॉर्मूला सब कुछ नहीं बता सकता है। इंक्लाइन प्लेन में बहुत जगह जनरल फॉर्मूला बोला रट जाओ, हाँ रट जाओ, इसमें कुछ और न्यूमेरिकल हो सकता है, दो दो पूरी लगा सकता है, इंक्लाइन ऐसे कर सकता है, रस्सी को मैं बताऊंगा। तो आपको ये याद रखनी पड़ेगी, पहला प्योर रोलिंग, नो स्लिपिंग बिटवीन स्ट्रिंग एंड पुली एंड लॉज ऑफ मोशन, एंड दूसरा तीसरा और चौथा जो भी बोले हम टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। T1 का टॉर्क पॉजिटिव क्यों लिया, T2 का टॉर्क नेगेटिव लिया, क्यों लिया, ये क्लियर हो गया। इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो T1 का टॉर्क क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव होगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव होगा। अगर ये पूरी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो T2 का टॉर्क पॉजिटिव लेता और T1 का नेगेटिव। नाउ ये वाला r इधर रहेगा तो r स्क्वायर हो गया, कैसे, अल्फा की जगह a बाई, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व करना भी सिखा रहा हूं, डोंट यू वरी, बट नेक्स्ट न्यूमेरिकल जब मैं दूंगा आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। जल्दी से देखिए, तो सॉल्व करना तो भाई हो जाएगा सॉल्व, लेकिन मैं कर देता हूं, ठीक है। कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं इक्वेशन 2 3 4 को ऐड कर रहा, 2 3 4 को ऐड कर रहा हूं, ये भी मैं ही सिखाऊंगा, ठीक है। तो m1g माइनस T1 m1a, T2 माइनस m2g m2a, and T1 minus T2 I into a by r square। देखिएगा T1 T2 hence m1 minus m2 g is equals to m1 plus m2 plus I by r square into a, hence acceleration is equals to m1 minus m2g upon m1 plus m2 plus I by r square। मैं इसको नहीं बोलूंगा कि आप इसे याद रखें क्योंकि न्यूमेरिकल चेंज हो जाएगा तो रिजल्ट कुछ और आएगा, बट तरीका याद रखें प्लीज। अगर कोई बोल रहा है कि इसे जनरलाइज कर लीजिए तो आप बेवकूफ बन जाएंगे बहुत जगह, ठीक है। क्योंकि कहीं कहीं एक्सेलरेशन का रिलेशन a इज इक्वल्स टू r अल्फा तो आएगा, बट कहीं कहीं किसी ब्लॉक को भी अटैच कर देगा और वो स्लाइड कर रहा होगा, मैं बता रहा हूँ कैसे।
ठीक है, चलो ये देखो, ये मैं ये बोल रहा हूँ कि इसे आप जनरलाइज नहीं कर। मान लो ये कोई ब्लॉक है जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, ये कोई पुली है जो मासलेस है, मासलेस पुली है, ठीक है, बट ये पुली मासलेस नहीं है, इसका रेडियस r है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, मास इसका कैपिटल M है। तो यार क्लियर है कि जब ये नीचे आएगा तो ये एक्सेलरेशन a से नीचे आएगा तो ये 2a से आगे जाएगा, लॉज ऑफ मोशन। ये a से, ये जब x डिस्टेंस नीचे आएगा तो ये 2x डिस्टेंस आगे जाएगा, तो ये अगर एक्सेलरेशन a से नीचे आएगा तो ये 2a से आगे जाएगा, a से नीचे आएगा तो 2a, तब ये पूरा फ्लॉप कर जाएगा। तब आपको फिर से लॉज ऑफ मोशन कि ये कैसे, ये नीचे आएगा तो ये ऐसे नीचे आएगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा। इधर का टेंशन अगर मैं T2 मानता हूँ, इधर T1 मानता हूँ, तो T2 विल बी ग्रेटर देन T1। फिर इक्वेशन में इसमें 2a आएगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको फिर से उसी तरीके से कि ये टेंशन T है, T1 है, तो ये T1 होगा, T1 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर इसका। तो मैं बोल रहा हूँ इसे जनरलाइज नहीं कर सकती, इसे सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास सॉल्व कर दूंगा, बहुत आसान भी है। mg minus t1 minus t2 is equals to mn, t1 is equals to small m into 2a, फिर टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। मतलब मैं जल्दी से लिख देता हूं, बट मैं इसे याद रखेंगे कि मैं बहुत ज्यादा इसके लिए नहीं बोलूंगा, आप एक बार में समझ जाएंगे। क्या लिखेंगे, मास जनरली नहीं दिया रहता है, डिस्क बोलेगा, डिस्क बोलेगा तो इसका मास निकल जाएगा। कैसे, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2, m निकल जाएगा। तो इक्वेशन लिखेंगे mg minus t1 minus t2 is equals to ma, दूसरा t1 is equals to small m into 2a, तीसरा इसका टॉर्क t2 into r minus t1 into r, t2 into r minus t1 into r is equals to I अल्फा, और अल्फा की जगह a by r, अल्फा की जगह a by r लिख लो यहीं पे, या तो लिख लो बाद में। ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। एंड फोर्थ a is equals to r अल्फा। अब आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। आपको 1 2 कुछ मल्टीप्लाई करना होगा जिससे t1 t2 बढ़ जाते हैं। ये देखो 1 2 3, अब गौर से देखो, आप इसे इसका इस तरह से नहीं आएगा, m1 minus m2g कहीं आएगा ही नहीं, केवल mg आएगा। इसलिए मैं बोलूंगा कि फिर से बोल रहा हूं कि पहला इक्वेशन प्योर रोलिंग का लिखो, दूसरा लॉज ऑफ मोशन का, एंड तीसरा टॉर्क का लिखो, अपने आप बन जाएगा। न्यूमेरिकल बहुत फेमस न्यूमेरिकल है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, पहला प्योर रोलिंग a is equals to r अल्फा, दूसरा दोनों का लॉज ऑफ मोशन से इक्वेशन, एंड तीसरा जो बॉडी प्योर रोलिंग कर रहा है या जो रोटेट हो रहा है उसका टॉर्क इक्वेशन लिखो। इससे क्या सस्ता होगा क्वेश्चन, लिखो जल्दी से इसको। फिर से तो नहीं बोलना होगा ना, ये एक्सेलरेशन a से नीचे आएगा तो ये 2a से क्यों आगे जाएगा, ये पता है ना लॉज ऑफ मोशन में, कि अगर ये एक्सेलरेशन a होगा तो ये 2a कैसे होगा। t2 का टॉर्क पॉजिटिव क्यों लिया मैंने, क्योंकि ये इस बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, t2 का पॉजिटिव t1 का नेगेटिव, क्योंकि t2 घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, t1 घुमाना चाहेगा क्लॉकवाइज। इधर पीछे कोई फोर्स नहीं है क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है।
इसका एक लॉज ऑफ मोशन से इक्वेशन mg माइनस t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू ma। इसका t1 राइट में है, पीछे कोई फोर्स नहीं है, नॉर्मल mg से बैलेंस हो जाएगा, तो t1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू m into 2a। एंड टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास में t2 का टॉर्क पॉजिटिव, t1 का नेगेटिव, टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा एंड a की जगह r अल्फा। ठीक है, तो बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। वर्क एनर्जी पावर वाला नहीं किया, स्टेबल अनस्टेबल। हम बात करेंगे अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में, कंप्लीट इक्विलिब्रियम में, तो टॉर्क भी जीरो होगा एंड फोर्स भी जीरो होगा। तो इफ अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल and rotational equilibrium, both, then net force will be zero and net torque will be zero about any axis. So net force will be zero and net torque will be zero.